गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। किस विषय के? विज्ञान विषय के साइंस सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में पहला प्रश्न क्या है। दृश्य वर्ण क्रम में क्या कहते हैं इसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। स्पष्ट है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बैंगनी। बैंगनी रंग क्या है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग होता है। यहाँ पर हम जानते ही चलते हैं, क्या जानते चलते हैं? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल। कौन सा रंग? लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? बैंगनी होता है। आपने विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में एक शब्द सुना होगा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, विबग्योर। सुना है? आर फॉर रेड और वी फॉर वॉयलेट, बैंगनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन डी अन्य बिंदु पर। तो जब आंखों में जो दोष है, कौन सा? दूर दृष्टि दोष। ये जो दोष है, ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रेटिना के पीछे। इस दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट है? कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। यही साथ में हम एक दोष के बारे में और जान लें। कौन सा? जैसे ये दूर दृष्टि दोष है, वैसे ही दूसरा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के आगे। कहाँ? रेटिना के आगे बनता है। स्पष्ट है? ये जो दूर दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सीसा का जो प्रिज्म होता है, उसमें सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन है हरा रंग, ऑप्शन बी लाल रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग और ऑप्शन डी नारंगी रंग। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी लाल रंग सबसे कम क्या होता है? विचलित होता है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? पिछले प्रश्न में आपने जाना है, सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? विचलित कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक क्या है? एक ऑप्शन गलत है और हमें उसे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ऑप्शन है मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। क्या यह सही है? सही है। ऑप्शन ए सही है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। क्या गलत है इसमें? लाल रंग के लिए सुग्राही नहीं होती है मनुष्य की आंख। किसके लिए होती है? कौन से रंग के लिए? पीले हरे रंग के लिए मनुष्य की आंख सबसे अधिक सुग्राही होती है। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है मनुष्य की, ये भी सही है। ऑप्शन डी दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। किसकी? मनुष्य की। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनुष्य की आंख पीले और हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ना कि लाल रंग के लिए होती है। स्पष्ट है?
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? कितना तापमान हो जो पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में एक ही हो? ऑप्शन ए -40, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 100। -40, 212, 40 और 100। क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए -40। -40 जो टेम्परेचर है, जो पाठ्यांक है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होगा? एक ही होगा। आप इसकी गहराई में जाएं उससे अच्छा है। एक फार्मूला आप याद रखिएगा। कौन सा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध को बताने वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसे हल करेंगे तो -40 ही आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी मेथनॉल, ऑप्शन डी प्रोपिल अल्कोहल। सही उत्तर क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल प्रयुक्त होता है हिमरोधी के तौर पर। एथिलीन ग्लाइकॉल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? कथन और कारण के रूप में है। कथन ए है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कथन ए सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण क्या है? कारण हम जब भी पढ़ते हैं तो क्योंकि शब्द का प्रयोग करके पढ़ते हैं। तो कथन क्या है? हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग उसका नहीं ऊष्मा होगा यहाँ पर, आप सही कर लेंगे, ये टाइपिंग एरर है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। क्यों वरीयता देते हैं? क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो कारण आर जो है वो क्या कर रहा है? कारण ए को जस्टिफाई कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, इसलिए दोनों ही सही है। पहले तो ये सही है, साथ ही स्पष्ट भी कर रहा है। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि सफेद कपड़े काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वह पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, ऑप्शन बी वे प्रकाश अभिछेदन रोकते हैं, ऑप्शन सी वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा करते हैं, ऑप्शन डी वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जो सफेद वस्त्र होते हैं वह काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इसलिए सफेद वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि जो काले वस्त्र होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण के रूप में है प्रश्न। कथन क्या है? कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र समझ आ रहा है? आप लिख लें इसे। क्या? ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र क्या है? ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, दूरबीन से नहीं देख सकते आप ब्लैक होल को। कारण क्योंकि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, यह प्रकाश का भी बच निकलने नहीं देता है। ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो ब्लैक होल है उसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता है। क्या ये सही है? ये भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? जस्टिफाई भी करते हैं, स्पष्ट भी कर रहा है। क्या है ऑप्शंस? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि स्पष्टीकरण है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही सही हैं। ए गलत है किंतु आर सही है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, ऑप्शन डी सोनार। ऑप्शन डी सोनार। क्या सही उत्तर है कि महासागर में डूबी वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। स्पष्ट है। और ऑडियोमीटर क्या है? सुनने की क्षमता। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की तीव्रता और दिशा को मापता है। और जो सेक्सटेंट है ये क्या करता है? दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच का जो कोण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? यहाँ मध्यम लिखा है, आप इसे सही कर लेंगे। माध्यम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी चालन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए रेडिएशन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की जो प्रबलता है या मृदुता है वो मूलतः किसमें मापी जाती है? आयाम में मापी जाती है, एम्पलीट्यूड में मापी जाती है वास्तव में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा के धरातल पर, किसके धरातल पर? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? ऑप्शन ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। गलत। ऑप्शन बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सही है या गलत? थोड़ी देर में देखते हैं। ऑप्शन सी चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं इसलिए वो नहीं सुन पाते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ये भी गलत है। तो सही क्या है? ऑप्शन बी। क्यों नहीं सुन पाते हैं चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण, दूर से बैठकर जो नियंत्रित करते हैं ना, रिमोट। ध्यान आया? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। दृश्य, ऑप्शन बी परावैंगनी, ऑप्शन सी अवरक्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। रिमोट में कौन सी विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? इंफ्रारेड, अवरक्त जिसे हिंदी में कहते हैं इंफ्रारेड। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है? कौन से संकेत? श्रव्य संकेतों को जो सुनाई पड़ते हैं उसके लिए तकनीकी है। ऑप्शन ए आयाम आरोपण, ऑप्शन बी स्पंद संकेत आरोपण, ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण, ऑप्शन डी समय विस्तार गुणन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी आवृत्ति आरोपण। श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति आरोपण या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें वीडियो संकेतों को प्रेषित करने के लिए, कौन से संकेत? वीडियो संकेत को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वीडियो संकेत को भेजने के लिए आयाम मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक सितार में अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी करंट को डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ पर डिस्ट होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। डिस्ट
विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है? डिस्ट अर्थात डायरेक्ट करंट में एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए डायनामो द्वारा, ऑप्शन बी मोटर द्वारा, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर द्वारा, ऑप्शन डी रेक्टिफायर द्वारा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन डी रेक्टिफायर द्वारा एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? पॉइंट 1 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। पॉइंट 2 दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। नीचे प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक में अधिक रोशनी होगी। यदि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अधिक रोशनी होगी, ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यदि दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों तब अधिक रोशनी होगी। ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों में समान रोशनी होगी। ऑप्शन डी कह रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। सही क्या होगा? ऑप्शन बी, दोनों यदि समानांतर क्रम में जुड़े होंगे तो ही अधिक रोशनी प्राप्त होगी। स्पष्ट है? अगला प्रश्न है, कथन और कारण के रूप में। कथन है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की जगह किसको वरीयता दी जा रही है? तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ये सही है। कथन है सही है। कारण क्या है? क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा क्या है? विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से क्या होता है? ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसलिए तांबे को वरीयता दी जाती है तड़ित चालक बनाने के लिए। तो आर क्या कर रहा है? ए को जस्टिफाई कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आर भी सही है। प्रश्न क्या कह रहा है? उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए फूट नहीं कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये हमने देखा कि आर क्या कर रहा है? ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है। ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी ओसीमियम, ऑप्शन डी रेडियम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम के अलावा क्या है? सिलिकॉन। ये महत्वपूर्ण भाग है ट्रांजिस्टर के। जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह किया जाता है, सेमीकंडक्टर की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्पष्ट है किसकी मैचिंग, दिए गए जो ऑप्शंस दिए गए हैं किसकी मैचिंग क्या है? गलत है। हमें उसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। और इनकी खोज कब हुई थी? 1935 में। वर्ष 1935 में हिडेकी युकावा ने मेसान जो कण है उसकी खोज की थी। ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? सी डी एंडरसन एवं यू एफ हेस ने की। ऑप्शन बी भी सही है। कब हुई थी? वर्ष 1932 में हुई थी। ऑप्शन सी सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया था? एच ए बेथे ने यह सिद्धांत दिया था। कब? वर्ष 1938 में दिया था। ऑप्शन डी para यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा, किसने किया? एनरिक फर्मी ने। क्या ये सही है? नहीं। para यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया है जीटी सीबोर्ग ने। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी की मैचिंग गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत
है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी सेरेनकोव प्रभाव। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में। पॉइंट 1 रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही। पॉइंट 2 नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। पिछले प्रश्न में ही आपने जाना कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर बनाया जाता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो पॉइंट 2 क्या हो जाएगा? पूरी तरह गलत हो जाएगा। नीचे प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो जिसमें भी दो है पॉइंट 2 उसे क्या करेंगे? हम गलत कर देंगे। कौन सा बचा? ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलपक्कम प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, ऑप्शन बी रक्षा प्रयोगशाला के कारण, ऑप्शन सी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु, ऑप्शन डी अंतरिक्ष केंद्र हेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में। पॉइंट 1 वह भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन में आपने जाना था नाभिकीय संलयन कैसे होता है? दो हल्के नाभिकों के आपस में मिलकर एक भारी नाभिक निर्माण करते हैं। ठीक है, भारी नाभिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भारी नहीं क्या होगा? हल्के होगा। दो हल्के नाभिक, ठीक है, और विखंडन नहीं होता, मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। इतनी एडिटिंग हमने फर्स्ट पॉइंट में कर ली, मीन्स गलत है। पॉइंट 2 साधारणतया दया नहीं तया साधारणतया टोकमार्क डिजाइन होती है, ये सही है। पॉइंट 3 वह बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सही है? सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट 1 जहां कहीं भी है उसे क्या कर देंगे? गलत कर लेंगे। तीनों सही तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। क्या बचा? ऑप्शन सी आपके पास शेष है। इस तरह आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, यही है नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? न्यूक्लियर फ्यूजन। स्पष्ट है? चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।